नमस्कार दोस्तों। आज का जो निबंध है उसका विषय है न्याय का विचार अपने आदर्श की विकृत छाया मात्र है। ये जो निबंध है आईएएस ऑफिसर निशांत जैन के द्वारा लिखा गया है। इस निबंध में हम इस बात पर ध्यान देंगे कि किस तरह सर ने मुहावरे, दोहे, वाक्यांश, कहानियाँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, एथिक्स, पॉजिटिव एटीट्यूड, सॉल्यूशन पॉजिटिव, आशावादी विचार, इन सबको किस तरह से अपने निबंध में समायोजित किया है, किस तरह से निबंध में गागर में सागर भरने का काम किया है। तो इसको पढ़कर हम इस बात पर ध्यान आकर्षित करेंगे कि किस तरह से हमें हमारे पढ़े हुए का उपयोग करना सीखना है, किस तरह से हम जो भी GS1, GS2, GS4 में हम पढ़ते हैं उसका बेहतर से बेहतर उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। तो चलिए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से हमें अपना दृष्टिकोण को विकसित करना है। तो शुरुआत सर ने एक कहानी से की है। राजा का दरबार लगा था। रोज़ाना की तरह फरियादों की कतारें न्याय की चाह में अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी अचानक दो महिलाएं रोते पीटते सभागार में प्रवेश किया। एक महिला के हाथ में एक रोता हुआ बच्चा था। दोनों महिलाओं ने न्याय की दुहाई देते हुए राजा से गुहार लगाई और कहा, यह बच्चा उसका है और उसे सौंप दिया जाए। न्यायप्रिय राजा चौंक गया, क्योंकि उस वक्त DNA टेस्ट जैसी कोई आधुनिक पद्धति नहीं थी। इसके चलते सही निर्णय पर पहुंचना लगभग असंभव था। दोनों महिलाओं के हंगामे को देखकर राजा ने गुस्से में कहा, ये बच्चा तुम दोनों में से किसी को भी नहीं मिलेगा। इसके तलवार से 2 टुकड़े कर दिए जाए। यह सुनकर जहाँ एक महिला शांत रही, वहीं दूसरी महिला ने रोते हुए राजा से कहा, चाहे आप मेरा बेटा दूसरी महिला को दे दीजिए, पर इसे मारिए मत। मामला साफ था। राजा ने तत्काल परिस्थिति को भांपते हुए अपना निर्णय सुनाया और बच्चे की सलामती चाहने वाली माता को, जो बच्चे की सलामती चाहने वाली महिला थी, उसी को उस बच्चे की माता घोषित कर दिया। ऊपर लिखी यह प्रसिद्ध कहानी दंत कथाओं में न्याय के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों के तौर पर प्रस्तुत की जाती है। यहाँ पर यह छोटी सी कहानी यह सवाल भी प्रकारांतर में छोड़ देती है कि क्या न्याय वास्तव में एक विचार ही है या उससे कुछ बढ़कर भी? क्या न्याय का जो आदर्श है और यथार्थ है स्वरूप में कोई साम्यता है, या दोनों एकदम अलग अलग वास्तविकताएं रखते हैं? दरअसल न्याय का विचार कोई नया या हाल ही में विकसित विचार नहीं है। दुनिया की हर सभ्यता और संस्कृति के शुरुआती साहित्य में भी हर ओर न्याय का विचार दिखाई देता है या न्याय का विचार दिखाई पड़ता है। न्याय का दारोमदार कभी ईश्वर, कभी शासक, कभी सभा समिति जैसी संस्था, तो कभी समाज के जिम्मे दिखता है। भारत में तो न्यायशास्त्र की सुदीर्घ परंपरा रही है। मनु स्मृति से लेकर याज्ञवल्क स्मृति से लेकर मिताक्षराध्याय भाग तक, मध्यकालीन शरीयत कानूनों से लेकर अंग्रेजी अधिनियमों और अब भारतीय संविधान तक न्याय और विधि की परंपरा बहुत व्यापक है और विकसित होती ही जा रही है। पर न्याय का सामान्य अर्थ प्राय समाज व जीवन के हर स्तर पर उचित व मान्य निर्णयों के रूप में रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के मत को भेदभाव रहित संतुलित परीक्षण किया गया हो। तो दोस्तों, इस पूरे पैराग्राफ में हमने देखा कि किस तरह से मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति से लेकर मिताक्षराध्याय भाग, मतलब एंशियंट हिस्ट्री, फिर मध्यकालीन हिस्ट्री, फिर आधुनिक हिस्ट्री से लेकर आज 21वीं शताब्दी हमारे संविधान तक को इसके अंदर समावेशित किया गया। मतलब इसमें गागर में सागर भरने का काम किया गया है। तो फिर से पढ़ते हैं।
पर न्याय का सामान्य अर्थ प्राय समाज व जीवन के हर स्तर पर उचित व मान्य निर्णयों के रूप में रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के मत का भेदभाव रहितता व संतुलित परीक्षण किया गया हो। न्याय का आदर्श हमारे समाज में बहुत गहरे तक बसा हुआ है। दिलचस्प है कि भारतीय संस्कृति में तो न्याय इहलोक से लेकर परलोक तक विस्तृत है, मतलब भूलोक से लेकर स्वर्गलोक तक न्याय की संकल्पना विकसित है। इस्लाम व ईसाईयत में भी कयामत के दिन की अवधारणा व्यक्ति के कर्मों का परिणाम भोगने की अनिवार्यता रेखांकित करती है। जैसी करनी वैसी भरनी, अज यू सो साल यू रीप, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, जैसी कहावतें भारतीय समाज के मन में रची बसी है। सो दोस्तों, इस इतने पैराग्राफ से हमने देखा कि किस तरह से मुहावरे और वाक्यांश का उपयोग सर ने अपने निबंध में किया है, जिससे इस निबंध की क्वालिटी और ज़्यादा निखर कर आई है। आम आदमी यह कहकर कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, न्याय की व्यवस्था में अपनी आस्था और विश्वास को कायम रखता है। तब से लेकर आज तक न्याय के प्रति यह आस्था आम जन में रही है। हालांकि अनेक बार इस आस्था को विभिन्न घटनाओं से धक्का भी पहुंचता रहता है। भारतीय संविधान में वर्णित न्याय का आदर्श एक व्यापक आदर्श है, जो न केवल विधिक न्याय अपितु सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, पारिवारिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय न्याय को भी लाने के लिए जरूरी प्रावधान करता है। सो दोस्तों, हमने इसमें देखा कि किस तरह से भारतीय संविधान और उसकी व्यापकता को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है इस पैराग्राफ में। इस तरह तो यह स्पष्ट होता है कि न्याय महज एक कोरा विचार न होकर उससे महत्वपूर्ण एवं व्यापक अवधारणा है। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि न्याय सिर्फ विचार नहीं है, अपने आप में एक व्यापक अवधारणा है जो समाज और मानव जीवन के हर क्षेत्र तक विस्तृत है। परंतु आज मानव जीवन के विविध क्षेत्रों में न्याय कभी कभी महज एक विचार भी नजर आता है। कभी कभी तो यथार्थ में न्याय आदर्शों के न्याय की एक धुंधली छाया से अधिक नहीं लगता। कभी कभी तो यथार्थ में न्याय आदर्शों के न्याय की एक धुंधली छाया से अधिक नहीं लगता, चाहे वह बात परंपरागत विधिक न्याय की हो अथवा जीवन के विविध पक्षों जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, कूटनीतिक आदि। न्याय का चेहरा अपने आदर्शों के बरक्स कुछ विकृत नजर आता है। न्याय की परंपरागत अवधारणा या विधिक न्याय की बात करें तो अक्सर व्यवहारिक जीवन में यह देखने में आता है कि सफ़ेद पोश और ताकतवर बाहुबली लोग धन बल, सत्ता बल और बाहुबल के दम पर गवाहों को प्रभावित करके सबूतों के साथ छेड़छाड़ करके न्याय को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करते हैं। इसमें बताया गया है इस पैराग्राफ में कि किस तरह से धन बल, बाहुबल और सत्ता के दम पर न्याय को विकृत किया जाता है, किस तरह से न्याय को अपने पक्ष में मोड़ा जाता है। मतलब एक अपराधी व्यक्ति भी अपने आप को स्वच्छ घोषित करवा सकता है। अंग्रेजी में न्याय के आदर्श को निरूपित करती एक प्रसिद्ध कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड मतलब देर से हुआ न्याय दरअसल न्याय से इनकार है। यदि विशेष रूप से भारतीय न्यायपालिका की दशा पर गौर करें तो ज्ञात होता है कि देश के न्यायालयों में हजारों लाखों मुकदमे लंबित हैं। न्यायिक सुधारों की प्रक्रिया वर्षों से लंबित है। बड़ी संख्या में न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं। न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण व डिजिटलीकरण की प्रक्रिया मंथर है, जैसे कुछ कारक न्याय की प्रक्रिया को और धीमा बना देते हैं। मतलब यहाँ पर न्यायिक रिफॉर्म्स को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। केवल न्याय में देरी ही न्याय की अवधारणा को उसके आदर्श से विचलित नहीं करती। न्याय का विकृत रूप भी न्यायिक आदर्श को उसके आदर्श से कोसों दूर ले जाता है। जेसिका लाल मामला, दिस इज द जेसिका लाल केस, में यह निर्धारित नहीं हो पाया है कि जेसिका लाल की हत्या किसने की।
जेसिका लाल की हत्या किसने की थी, तो उस पर एक फिल्म निर्देशक ने तो नो वन किल्ड जेसिका जैसी फिल्म बनाने की संभावना नजर आई। इसका मतलब यह है कि हमारा न्यायालय, हमारा पूरा पुलिस प्रशासन ये इस बात का पता ही नहीं कर पाए कि जेसिका लाल की हत्या किसने की थी। तो इसके ऊपर एक फिल्म डायरेक्टर ने फिल्म बनाई। महज न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। महज न्याय होना नहीं चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। यह भी न्याय के आदर्श की एक मांग है। हो सकता है कि विधि शास्त्र के नियमों व कानूनों के मुताबिक न्याय ठीक हुआ हो, पर यदि परिस्थिति की संवेदनशीलता, पीड़ित पक्ष की भावना, अभियुक्त का मनोविज्ञान और सामाजिक मान्यताओं व आदर्शों के रूप में न्याय नहीं किया गया है तो वह न्याय अधूरा और किताबी न्याय बनकर रह जाता है। देश का दिल दहलाने वाले दिल्ली के निर्भया गैंग रेप मामले में अथवा मुंबई की लॉ छात्रा से रेप मामले में शामिल नाबालिग अभियुक्त की सजा को लेकर जारी देशव्यापी बहस भी इस संबंध में प्रासंगिक है। यह प्रश्न विचारणीय रहा है कि 18 वर्ष से कुछ कम उम्र वाले अभियुक्त को अपराध की दुर्लभतम जघन्यता के बावजूद उम्र कैद या फांसी की सजा दी जाए या नहीं दी जाए। यदि सामाजिक न्याय की बात करें तो देश में आज़ादी के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा संविधान निर्माताओं की भावना के अनुरूप वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय की परिधि में लाने का जो प्रयास किया गया है वह अभी तक जारी है। राजनीतिक आरक्षण से लेकर विविध कल्याणकारी योजनाओं तक हाशिए पर पड़े वंचित सामाजिक वर्ग को बाकी समाज की बराबरी के स्तर पर लाने का प्रयास बदस्तूर जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने लिखा था, समाजवाद से मेरा आशय है कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति को बाकी समाज के साथ बराबरी के स्तर पर लाकर खड़ा करना। मतलब इसमें इस बात को बताया गया है कि जो राजीव गांधी थे किस तरह के समाजवाद को अपनाने की बात कर रहे थे। वे चाहते थे कि हमारे देश का कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी समाज के साथ बराबरी के स्तर पर खड़ा हो। यूँ तो सामाजिक न्याय से वंचित वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, विकलांगजन, ट्रांसजेंडर आदि के समावेशन व विकास हेतु ढेरों सरकारी व गैर सरकारी प्रयास जारी हैं, पर सच तो यह है कि इन वर्गों की दशा अभी भी बेहतर नहीं हो पाई है। साफ सफाई कर्मचारियों के कल्याण के वरस मेला ढोने की प्रथा आज भी खत्म नहीं हो पाई है, जिसे स्कैवेंजिंग कहते हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो जो भी हाथ से मेला ढोने वाले व्यक्ति हैं उनकी प्रथा आज भी खत्म नहीं हो पाई है। स्त्रियां, भ्रूण हत्या, शोषण, यौन शोषण, दहेज, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, बाल विवाह जैसी शर्मनाक समस्याओं से अभी भी जूझ रही है। इस पूरे पैराग्राफ में स्त्रियां किन समस्याओं से जूझ रही है इस पर प्रकाश डाला गया है। भ्रूण हत्या, यौन शोषण, दहेज, कार्यस्थल पर यौन शोषण, घरेलू हिंसा, बाल विवाह जैसी शर्मनाक समस्याओं से अभी भी जूझ रही है। विधायिका में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्तावित मुद्दा अभी विचाराधीन ही है। परिवार से लेकर बाहर तक स्त्री गैरों से ही नहीं अपनों से भी शोषित और पीड़ित होती रहती है। एक शायर ने शायद महिलाओं की इसी बेचारगी को व्यक्त करते हुए लिखा है, तलाक दे तो रहे हो जुनून ओ कहर के साथ, तलाक दे तो रहे हो जुनून ओ कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरी मेहर के साथ। तलाक दे तो रहे हो जुनून के साथ, तलाक दे तो रहे हो जुनून ओ कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरी मेहर के साथ। अभी देश के अलग अलग कोनों से दलित उत्पीड़न, सांप्रदायिक दंगे, बच्चों का उत्पीड़न, विकलांगों से उपेक्षापूर्ण व्यवहार समाचार पत्र में आते रहते हैं। इस तरह संविधान के मूल कर्तव्यों व नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित
सामाजिक न्याय का आदर्श एक धुंधली छाया के रूप में यथार्थ में परिणत होता है। राजनीतिक न्याय का आदर्श अभी मूल उद्देश्यों के अनुरूप कार्य रूप में परिणत नहीं हो सका है। राजनीतिक न्याय का आदर्श भी अपने मूल उद्देश्यों के अनुरूप कार्य रूप में परिणत नहीं हो सका है। सबके साथ बराबरी, सबको मतदान व चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, उम्मीदवारों की सुरक्षा, अनुचित चुनावी हथकंडों और तौर तरीकों से मुक्ति, अनुचित चुनावी हथकंडों और तौर तरीकों से मुक्ति जैसे कारक राजनीतिक न्याय की सफलता के लिए जरूरी है। तो इस पूरे पैराग्राफ में चुनाव सुधार की ओर ध्यान दिया गया है कि हमें चुनाव सुधार यदि होगा तो हमें राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस भी मिल पाएगा। इसी तरह आर्थिक न्याय का आदर्श भी अभी अधूरा ही है। हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी का सपना अभी सपना ही है। तो इसके अंदर बहुत अच्छा वाक्यांश यूज़ किया गया है कि हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी का सपना अभी सपना ही है। हालांकि सरकार द्वारा मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, जन धन जैसी विशाल कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश में आर्थिक न्याय लाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, पर अभी भी गरीबी हटाओ जैसे नारे उतनी ही शिद्दत से प्रासंगिक हैं। सभी को उन्नति का समान अवसर अभी तक मुहैया नहीं कराया जा सका है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार मिलने के बावजूद अभी जनसंख्या के बड़े वर्ग की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी दशा खस्ता हाल है। आज का भारत आदर्श और यथार्थ के दोराहे पर खड़ा मालूम होता है। आज का भारत आदर्श और यथार्थ के दोराहे पर खड़ा मालूम होता है। आदर्श में न्याय और यथार्थ में न्याय कभी कभी दो विपरीत ध्रुवों की ओर लगते हैं। इसी कारण से न्याय की अवधारणा व्यवहार में परिणत होने के स्थान पर अक्सर विचारों का एक पुलिंदा मात्र प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि न्याय जो है विचारों का एक पुलिंदा मात्र ही है। आदर्श जहाँ सबको समानता, स्वतंत्रता, शोषण से मुक्ति, सांस्कृतिक व धार्मिक संरक्षण की बात करते हैं, वहीं यथार्थ में संवैधानिक न्याय आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर दिखाई देता है। इसी तरह न्याय की यह व्यापक और सुदीर्घ परंपरा से युक्त अवधारणा अपने लचर व विकृत क्रियान्वयन के चलते एक दूर की कोड़ी बनकर रह जाती है। एक विचार का तमगा प्राप्त करके न्याय की अवधारणा व्यवहारिक स्तर पर नहीं उतर पाती है। इस कारण से तमाम सरकारी गैर सरकारी प्रयासों के बावजूद न्याय का यथार्थ इसके आदर्श की एक धुंधली छाया सी प्रतीत होती है। तो मतलब जो टॉपिक था निबंध का उसी को यूज़ कर लिया गया है। इस तस्वीर के स्याह पहलू के बावजूद तस्वीर के इस स्याह पहलू के बावजूद पारदर्शिता के इस युग में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बहुस्तरीय प्रयास हुए हैं। मतलब मल्टी डायमेंशनल एफर्ट्स हुए हैं न्याय को प्राप्त करने हेतु। बहुस्तरीय प्रयास हुए हैं और निरंतर जारी भी हैं। आगामी वर्षों में धीमे धीमे इन प्रयासों को सफल न्याय के विचार को और प्रासंगिक बनाएंगे, ऐसा विश्वास है। सो दोस्तों, इसके अंदर अब जो लास्ट में समअप किया गया है उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को रखा गया है, पॉजिटिव सॉल्यूशन की ओर बात की गई है और आशावादी विचार को रखा गया है। सो दोस्तों, हमने इसमें देखा कि सर ने किस तरह से मुहावरे का उपयोग किया है, कहीं ज़रूरत पड़ी तो दोहे का उपयोग, वाक्यांशों का उपयोग, कहानी का उपयोग किया गया है, किस तरह से हिस्ट्री और कल्चर को मिक्स किया गया है, इकोनॉमी और पॉलिटी का कैसे उपयोग किया गया है, कैसे एथिक्स के डायमेंशंस को लेकर आए हैं। तो यदि इस तरह का निबंध हम लिखेंगे तो निश्चित रूप से हम 150-160 अंक पा सकते हैं, जैसे कि सर ने पाए थे 160 अंक अपने निबंध के पेपर में। आई होप गाइस आपको ये निबंध पढ़कर, सुनकर, समझकर अच्छा लगा हो।